प्रिय विद्यार्थियों, प्रगति हिंदी में मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूं। तो हम लोग पढ़ रहे थे यण संधि। यण संधि भाग 1 के अंतर्गत हम लोगों ने देख लिया था कि यण संधि का सूत्र है इको यणचि, है ना। यण संधि का सूत्र क्या है? इको यणचि। इको यणचि सूत्र में इक प्रत्याहार है, अच प्रत्याहार है और यण प्रत्याहार है। इक प्रत्याहार में ई उ री आते हैं, अच में आपके सभी स्वर आ जाएंगे और यण प्रत्याहार में या वा रा ला आता है। तो ये सब हम लोगों ने देख लिया था। और क्या देखा था कि यदि ई या ई के बाद में कोई असमान स्वर आता है, असमान स्वर मतलब ई ना आए और कोई भी स्वर आ सकता है, क्योंकि ई के बाद यदि ई आएगा तो दीर्घ संधि हो जाता है। तो ई के बाद यदि कोई असमान स्वर आएगा तो या हो जाएगा, यण का या हो जाएगा। और उ या दीर्घ उ के बाद में कोई असमान स्वर आएगा तो वा हो जाएगा। और री या दीर्घ री के बाद कोई असमान स्वर आता है तो रा हो जाता है। और री के बाद कोई असमान स्वर आता है तो ला हो जाता है। तो इतना हम लोगों ने देख लिया था। अब यहाँ हम लोग उदाहरण देखते हैं, उदाहरण से समझते हैं। तो आइए देखते हैं कि जैसे मान लीजिए शब्द दिया गया है गति प्लस अवरोध। शब्द क्या दिया गया है? गति प्लस अवरोध। तो आप लोग देखो, गति के ता में क्या है? ई है ना। ये जो ये है ये ई है, और जो ये ई है ये इक प्रत्याहार का ई है। और इधर जो अवरोध है, अवरोध में जो आ है ये कोई भी असमान स्वर है ना। और यदि ई के बाद में कोई असमान स्वर आएगा तो क्या हो जाएगा? या हो जाएगा, है ना। तो सूत्र में हम लोग यही समझे हुए हैं। तो और एक चीज़ क्या ध्यान रखना है कि जैसे हम लोगों ने दीर्घ संधि में देखा, गुण में देखा, वृद्धि में देखा कि जो विकार हो रहा था, जो परिवर्तन हो रहा था, वो दोनों स्वरों में हो रहा था। जैसे दोनों स्वरों का मतलब कि यहाँ ई स्वर और यहाँ जो स्वर रहता था उसमें परिवर्तन होता था, और दोनों के स्थान पर कोई एक स्वर आता था। ये दीर्घ में भी देखा गया था, गुण में भी देखा गया था, वृद्धि में भी देखा गया था। लेकिन यहाँ पर जो विकार होगा वो सिर्फ यही इक में होगा, है ना। अर्थात ई में होगा, उ में होगा और री में होगा और री में होगा। इधर जो भी स्वर रहेगा ये ज्यों का त्यों रहेगा, इसमें कोई विकार नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये सिर्फ एक निमित्त मात्र है, ये अपनी भूमिका सिर्फ निभाएगा। अगर ये स्वर ना होता तो आपका यण संधि होता ही नहीं, लेकिन इसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कुछ लोग होते हैं कार्य कुछ ना करें लेकिन उनका रहना ही बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है। अगर वो ना रहें तो जान लो कि भले कुछ ना करें लेकिन उनके ना रहने से कई बनते काम बिगड़ जाते हैं। तो ठीक उसी प्रकार आपका ये जो इधर कोई भी असमान स्वर है तो ये इसका रहना ही इम्पॉर्टेंट है। अगर ना रहता तो क्या होता बताओ आप? ना रहता तो आपकी यण संधि होती ही नहीं, है ना। भले उसमें कोई परिवर्तन ना हो लेकिन उसका रहना इतना इम्पॉर्टेंट है कि उसी की वजह से यण संधि हो रहा है। तो उसी प्रकार कुछ लोग रहते हैं कार्य कुछ ना करें लेकिन उनका रहना बड़ा ज़रूरी होता है यण संधि की दृष्टि से। किस दृष्टि से? जैसे कुछ लोगों को लगता है ना कि अरे ये तो फालतुए पड़े हैं, इनका तो काम कुछ नहीं है। तो आप लोग यण संधि को ध्यान में रखिएगा और कहना कि इनका रहना बड़ा ज़रूरी है ना। तो क्यों ज़रूरी है तो बता देना, यण संधि की दृष्टि से ज़रूरी है। तो आइए देखते हैं। देखिए कि गति प्लस अवरोध, है ना। तो यहाँ ई का हम लोग क्या करेंगे? या बनाएंगे, और तब इसका जो अगर ई स्वर निकलेगा तो हमारा ये गत ऐसे हो जाएगा, क्योंकि ये देखो ये आधा हो गया। लेकिन खड़ी पाई के वर्ण जब हम लोग लिखते हैं तो उसकी खड़ी पाई को हटा देते हैं तो ऐसे हो जाएगा। और ई से क्या बना लिया गया? इसमें से ई जो निकला है उसका या बनाया गया, वो भी ऐसे हलंत रहेगा, है ना। तो आगे या को ऐसे लिख देंगे हलंत।
अब इसके आगे क्या दिया गया है, अवरोध दिया। अब व्यंजन के आगे जब कोई भी स्वर लिखा रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, उस व्यंजन में उस स्वर को समाहित कर लिया जाता है, यही लिखने का स्वरूप है। तो आगे जो अवरोध है तो आ कहाँ चला आएगा, यहाँ चला आएगा और इसका हलंत हट जाएगा। उसके बाद क्या बचेगा, वा बचेगा, रोध, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, गत्योरोध बन जाएगा। ये शब्द बहुत इम्पॉर्टेंट है, वर्तनी में भी खूब पूछा जाता है और इसकी वर्तनी दिए रहते हैं इस प्रकार, ऐसे गत्यावरोध, है ना। और यही पढ़ा जाता है, इसलिए लोग इसी को सही कर देते हैं, जबकि ये गलत है। क्यों गलत है कि अब यहाँ देखिए कि गति प्लस अवरोध होता है, ये अवरोध नहीं होता है ना। तो इसलिए ये आपका गलत हो जाएगा और सही क्या होगा, ये सही हो जाएगा। तो शब्द बन जाएगा गत्यावरोध। ये शब्द वर्तनी की दृष्टि से भी इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको विशेष कर ध्यान दीजिए। उसके बाद शब्द दिया गया है इति प्लस अलम, है ना। अब ता से ई को निकालिए तो ता बन जाएगा ऐसे, और ई से क्या बनाएंगे, या, वो भी इस तरह। आगे जब आलम का आ मिलेगा तो इसका हलंत हट जाएगा और फिर क्या बचेगा, ला और ये माँ। तो ये क्या बनेगा, इत्तलम। इति प्लस अलम बराबर क्या हो जाएगा, इत्तलम हो जाएगा। शब्द दिया है अभि प्लस अर्थी, है ना। ई को निकालिए, आ बचा, आधा भा बचा, आगे क्या, और ई से क्या बनाएंगे, या, है ना। या को ऐसे लिखेंगे, आगे आ दिया गया है, इसका हलंत हट जाएगा। क्या बच रहा है, थी बच रहा है, उस पर रा, आधा रा और थी बच रहा है, तो हो गया अभ्यर्थी। शब्द दिया है अभि प्लस अंतर, क्या बनेगा, आधा भा करो, फिर ई से बनाओ या, आगे दिया है आ, है ना, आ इसमें आएगा, फिर आ पर क्या लगा है, अन, अनुस्वार लगा है, आगे ता और रा। देखिए ये जो अनुस्वार है ना, ये कभी भी व्यंजन पे नहीं लगता है, ठीक। अनुस्वार कभी भी व्यंजन पे नहीं लगता है और विसर्ग कभी भी व्यंजन के बाद नहीं आता है, हमेशा स्वर के बाद आता है। विसर्ग हमेशा स्वर के बाद आता है और अनुस्वार जो है वो 11 स्वरों पर ही लगता है, कभी भी व्यंजन पे नहीं लगता। जैसे शब्द दिया है, मान लो कि प्रातः शब्द दिया है ना, तो देखिए अगर इसको जब तोड़ेंगे तो ता में क्या है, आ है, और उसके बाद तब जाके विसर्ग लगा हुआ है। तो विसर्ग आपका हमेशा स्वर के बाद में लगता है, स्वर के बाद आएगा, और जो अन है ये हमेशा 11 स्वरों पर लगता है, कभी भी व्यंजन पे नहीं लगता है। तो यहाँ पर देखिए आ है, अब इसको आप सिर्फ ऐसे मत समझ लीजिए कि ये आपका अन है, ऐसे नहीं है, ये आपका आ है ना, और प्लस क्या है, अन है, दिख रहा है यहाँ ना, यहाँ देख लीजिए, ये जो ये अंतर का ये अन है ना, तो इसको जब तोड़ेंगे तो ये आ स्वर है और उसके बाद तब जाके ये अन लगा हुआ है। तो आप लोग समझ लिए इसको ना कि अभि प्लस अंतर क्या हो जाएगा, अभ्यंतर हो जाएगा। और एक चीज़ है इसी के साथ में बता दे रहे हैं कि जो विसर्ग होता है ना, ये पूर्णतः योग नहीं करता है। विसर्ग और अनुस्वार दोनों भी पूर्णतः योग नहीं करते हैं। पूर्णतः योग करने का मतलब है, जैसे देखिए प्रातः लिखा हुआ है, तो प्रातः देखिए कि पूर्णतः योग नहीं है, ये ऐसे है। ठीक उसी प्रकार जैसे मान लीजिए अंग शब्द लिखते हैं, अंग, है ना, तो ये भी देखो मतलब पूर्णतः योग मतलब पूरी तरह से मिला हुआ नहीं है, दूरी है इसमें। ठीक उसी प्रकार जो आपका री स्वर है ना, ये भी पूर्णतः योग नहीं करता है किसी भी शब्द में। जैसे मान लीजिए कि श्रृंगार में लगता है तो ऐसे लगता है, इसमें मिला नहीं रहता है, इसी को कहा गया है कि पूर्णतः योग नहीं करता। और जैसे अगर कोई स्वर है मान लो तो पूर्णतः योग करता है, जैसे मान लीजिए हमने का लिखा, इस पर आ स्वर लगाया तो ये पूरी तरह से मिल जाता है इसमें। लेकिन ये देखो अलग है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, तो ये बीच में आ गया था यण संधि के अनुस्वार और विसर्ग,
तो अब आगे हम लोग उदाहरण देख रहे थे, उसी को देखते हैं। तो शब्द दिया है अति प्लस आवश्यक, है ना, अति प्लस आवश्यक। तो अब ता से ई को निकालेंगे तो ये बचेगा ऐसे, ठीक। ई से बनाएंगे या, वो भी ऐसे। आगे आवश्यक का जब आ मिलेगा तो ये हो जाएगा ऐसे। अब आगे फिर आवश्यक लिख देंगे तो ये क्या हो जाएगा, अत्यावश्यक हो जाएगा। शब्द दिया गया है अधि प्लस आपक, इसको कैसे करेंगे, ये करेंगे। ई से बनाएंगे या, ऐसे। आगे जब दीर्घ आ मिलेगा तो ये हो जाएगा ऐसे, और उसके बाद अध्यापक शब्द बन जाएगा। शब्द दिया है अधि प्लस आयन, ये भी उसी प्रकार हो जाएगा, अध हो गया, है ना। ई से बना लिए या, आगे क्या है आ मिला तो हलंत हटा, और या और ना, क्या बन गया भैया, अध्ययन बन गया। शब्द दिया है प्रति प्लस आशा, कैसे करेंगे, प्रा लिखेंगे, आधा ता लिखेंगे, ई से बनाएंगे या, आगे क्या है दीर्घ आ जब मिलेगा तो ये आपका ऐसे हो गया, है ना। अब आगे जो सा है, ठीक, आगे जो सा है ये हो गया प्रत्याशा। कहने का अर्थ है भैया बहुत आसान है, बस आप इसमें क्या ध्यान रखना है कि इधर आपका ई स्वर होना चाहिए, इधर कोई भी स्वर रहेगा, और ई स्वर जब रहेगा तो उससे आप या बना लेंगे, और आगे जो भी स्वर रहेगा या पर उसी की मात्रा लग जाएगी। बस यही आपको ध्यान रखना है कि इधर जो भी स्वर रहेगा आप या पर उसी की मात्रा लगा देंगे। और एक चीज़ क्या ध्यान रखेंगे कि जब आपको यण संधि का उदाहरण मिलेगा तो उसमें आपको या मिलेगा, वा मिलेगा, रा मिलेगा और ला मिलेगा, और उसके आगे क्या मिलेगा, आधा व्यंजन मिलेगा। आगे क्या मिलेगा, स्वर नहीं मिलेगा। अगर जब स्वर मिलेगा या वा के आगे ना तो अयादि संधि हो जाएगा, और अगर जब आधा व्यंजन मिलेगा तो वो यण संधि रहेगा। और जो मात्रा आप लगाएंगे उसी आधे व्यंजन पर लगा देंगे। कैसे, मान लीजिए यहाँ पर या है, आगे आधा व्यंजन ता है, तो इस पर ई की मात्रा लगेगी, है ना, या है तो ई की मात्रा लगेगी। ठीक उसी प्रकार यहाँ भी या है तो आधे व्यंजन पर किसकी मात्रा लगेगी, ई की मात्रा लगेगी। अब यहाँ या है, आगे आधा व्यंजन है, तो आधे व्यंजन पर किसकी मात्रा लगेगी, ई की। तो ये हो जाएगा अभि प्लस अर्थी, है ना। और जब ई की मात्रा लगेगी तो भाई या आपका हट जाएगा, क्योंकि ई के स्थान पर ही या हुआ है, और जब यहाँ से ई की मात्रा लगाएंगे तो या हटेगा, इधर अर्थी बचेगा। इधर ई की मात्रा लगाएंगे, या हटाएंगे तो इधर अलम बचेगा। यहाँ ता पर ई की मात्रा लगाएंगे और उसके बाद जब या हटाएंगे तो अवरोध बचेगा, है ना। तो बहुत आसान है, बस एक बार आप इसको ध्यान देकर पढ़ लीजिए, आप कभी भी संधि भूलेंगे नहीं। तो यहाँ देखिए कि शब्द दिया है प्रति प्लस उपकार, तो क्या करेंगे, इसमें प्रा करें, आधा ता लिखे, आगे फिर क्या करेंगे भाई, ई से बना लिए हैं या, है ना, वो भी ऐसे। उसके बाद आगे है ऊ, तो या पर क्या करेंगे, ऊ की मात्रा लगा देंगे। अब आगे क्या लिखा है, पा लिखा है और कार लिखा है, तो ये हो जाएगा प्रत्युपकार हो जाएगा, है ना। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए शब्द दिया है गति प्लस अवरोध, है ना, ई से या को बनाइए, है ना, या बनाइए, और आगे ना, आगे जो भी मात्रा है उसको लगा दीजिए। अब आगे आ है तो हम इस तरह या लिख देंगे, अब इसके भी आगे आ है तो या को ऐसे लिख देंगे, इसके भी आगे या है तो ई के स्थान पर आ है तो ऐसे लिख देंगे। अब यहाँ भी आ है तो इसको कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे भाई, आ है फिर अन है। इधर बड़ा आ है तो या को कैसे लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे। मतलब आप डायरेक्ट या में या परिवर्तन तो करिए, है ना, ई के स्थान पर परिवर्तन तो करिए, और उसी के आगे जो भी स्वर है वहाँ आप लगा दीजिए, क्योंकि यण जो प्रत्याहार है तो यण प्रत्याहार आपका ऐसे ही है, हलंत है। ये देखिए, ये ऐसे हलंत है,
है ना। और आगे जो भी स्वर है शब्द में, पद में जो भी स्वर है वही उसकी मात्रा लग जाती है। ये तो हमारा ऐसे ही है, इसके आगे जो स्वर है उसकी मात्रा लग जाएगी, तो आप यहीं से लगा दीजिए। अब जैसे ई का बनाए या, और आगे है ये स्वर है आ, तो इसको यहाँ कर दिए। उसी प्रकार यहाँ भी डायरेक्ट ऐसे कर दीजिए ये। और जब ऐसे कर देंगे, जब लिखने लगेंगे तो वो स्वर हमको नहीं लिखना है, उसके आगे जो शब्द बचे हुए हैं उसी को लिख देना है। अब जैसे यहाँ कैसे करेंगे, ई का या बनाएंगे और ये है ना, तो इसको ऐसे कर देंगे, यहाँ पर इसको ऐसे कर देंगे, और यहाँ पर ई का या बनाएंगे, आगे ऊ है तो इसको कैसे करेंगे, ऐसे कर देंगे। तो ऐसे भी आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। फिर उसके बाद आगे देखिए और उदाहरण पे चलते हैं। जैसे मान लीजिए कि ऊ रहे, उसके बाद कोई असमान स्वर आएगा तो क्या हो जाएगा, वाह हो जाएगा। अब आपसे पूछा जाए ये क्या है, ये ऊ जो है ये क्या है, तो ये इक है ना, और ये अच है, कोई भी असमान स्वर, अच मतलब कोई भी स्वर। और ये क्या है, ये यण है। तो देखिए शब्द दिया गया है अनु प्लस अय, शब्द क्या है, अनु प्लस अय। अब यहाँ ना पर क्या है, ऊ है ना, ना पर कौन सा स्वर है, ऊ है। तो ऊ के बाद में जब कोई भी असमान स्वर आएगा तो ऊ किस में बदलेगा, वा में बदलेगा। तो ऊ को हम बदल लेते हैं, वा है ना। अब आगे आ है तो हम ऊ को डायरेक्ट ऐसे लिख दे रहे हैं। अब हमारा ना आधा है, उसके बाद वा है, और बचा हुआ है क्या, या। तो ये कैसे हो जाएगा, ये आधा ना और उसके बाद ऊ से बना लिए वाह, तो ये हो जाएगा अन्वय। अब आ यहाँ आ जो है वो इसमें चला आया है, तो अब या ही सिर्फ बचा है, तो अन्वय हो गया। उसी प्रकार शु प्लस अल्प बराबर सा करेंगे आधा, ऊ से बनाएंगे वाह, आगे आ जब मिल जाएगा इसमें तो हलंत नहीं लगेगा। अब आधा ला और पा, ये हो जाएगा स्वल्प हो जाएगा। मनु प्लस अंतर क्या होगा भैया, ये माँ लिखेंगे, आधा ना लिखेंगे। अब ऊ से क्या बनाएंगे, वा बनाएंगे, आगे आ मिलेगा तो ऐसे हो जाएगा, हलंत नहीं लगेगा। फिर इस पर अन लगा हुआ है, अन्न है अयोग वा, आगे क्या है तर, क्या हो जाएगा, मनवंतर हो जाएगा। शब्द दिया है मधु प्लस अरि, धा में किसके, धा में कौन सा स्वर है, ऊ है, तो क्या होगा ये आधा धा है ना, ऊ से क्या बनेगा, वा बनेगा। आगे आ है इसलिए वाह हम ऐसे लिख रहे हैं, हलंत नहीं लगा रहे हैं, है ना। जबकि बनता कैसे है, यण का वा इस प्रकार बनेगा। तो फिर क्या हो लिखेंगे, री, आगे री बचा हुआ है तो मध्यवरी हो जाएगा। अब देखिए कि यदि री और दीर्घ री के बाद कोई असमान स्वर आता है तो परिवर्तन किस में होगा, रा में होगा, है ना, ये रा में होगा, ये एण का रा है। देखिए शब्द दिया गया है मातृच्छा, है ना, शब्द क्या दिया गया है, मातृ प्लस इच्छा। अब यहाँ देखिए ता में लगा हुआ है री, इसको कैसे लिखेंगे, ये आधा ता लिखे, है ना। अब यहाँ हलंत नहीं लगा है, लेकिन आप री स्वर को हम निकाल रहे हैं तो ये ता हमारा आधा है, ठीक। और री स्वर से क्या बनेगा, रा बनेगा, ये ऐसे, है ना। और इसके आगे क्या है, ई है। और जब रा आपका स्वर सहित होता है तो उसको कहते हैं पदेन राह, पदेन रा। ये देखिए प्रा में जो रा लगा हुआ है ये पदेन रा है आपका। तो पदेन रा सीधी खड़ी पाई पर ऐसे यहाँ नीचे लगता है, पैर में लगता है। याद करने के लिए इसको समझ लीजिए कि पदेन रा पैर में लगता है, स्वर सहित होता है। और ये जो है ये क्या है, रेफ रा है, ये स्वर रहित है। इसको आप आधा रा कह सकते हैं, ये पूरा रा है क्योंकि इसमें स्वर है ना। तो अब ये रा आपका आगे ई स्वर है तो रा आपका पदेन है, आधा नहीं है। अगर इसके आगे कोई व्यंजन रहता तब आपका रा आधा होता। तो ये रा कहाँ लगेगा, यहाँ पर, है ना। तो ये हो जाएगा त्रा,
ठीक। अब त्र बना कैसे है, त्र वैसे भी ता और रा के योग से बना है, आधा ता आधा रा फिर आ मिलकर त्र बना हुआ है। हिंदी वर्णमाला में ये सब आप पढ़ ही चुके हैं। तो देखिए त्र हो गया। अब आगे ई स्वर जब इसमें लगाएंगे तो ये हो जाएगा ऐसे मातृ, फिर आधा चा और छा जब लिखेंगे, ये आधा चा और जब छा लिखेंगे तो ये मातृच्छा हो जाएगा। देखिए जो पदेन रा होता है वो नीचे पैर में लगता है ना, ये याद करने की ट्रिक है कि पदेन रा पैर में लगता है। जब ये याद रहेगा तो आधा रा आपका जो रहेगा वो ऊपर लगता है। और ये कहते हैं इसका नियम है कि ये जिस व्यंजन के पहले आता है उसके सिर पर चढ़ जाता है। और क्या कुछ बताने जा रहे थे, ध्यान से हट गया, हाँ याद आ गया। देखिए कि जो हमारे गोल वर्ण होते हैं, है ना, गोल वर्ण जिनको लिखने के लिए पेन को गोल घुमाया जाता है, तो रा को लेकर ये 9 होते हैं, रा को छोड़कर 8 होते हैं। तो जिसमें ये आपका देखो टा हो गया, डा हो गया, हा हो गया, दा हो गया, है ना, टा ठा डा ढा, ये सब रा को लेकर 9 होते हैं, रा को छोड़कर 8 होते हैं। तो इनको लिखने के लिए हम ऐसे हलंत का प्रयोग करते हैं। यही नियम है कि गोल वर्णों को जब लिखा जाता है तो हलंत का प्रयोग किया जाता है, और जो खड़ी पाई के वर्ण होते हैं तो उनको जब लिखा जाता है तो खड़ी पाई को हटा दिया जाता है। तो ये तो हलंत होता है। और इधर जो होता है ये यही पदेन रा होता है। तो रा का स्वरूप बन जाता है ऐसे, है ना, बुकों में दिया रहता है कि रा का रूप इस तरह। तो ये कोई रा का रूप नहीं है, ये रा का रूप वही है, पदेन है, रेफ है। तो अब ये हलंत के साथ में जब मिल जाता है तब इसका स्वरूप ऐसे बन जाता है, जबकि ये कोई रा का रूप नहीं है, इसको ध्यान रखेंगे। तो अब आते हैं यहाँ उदाहरण पर। तो शब्द दिया है भातृ प्लस उपदेश, है ना। तो भातृ प्लस उपदेश कैसे करेंगे, भ्रातृ ऐसे करेंगे, है ना, ता हमारा ऐसे हो गया, री को निकाल कर रा बना लेंगे। अब आगे है ऊ, तो रा हमारा कहाँ लगेगा, ये यहाँ पर आगे ऊ है तो ऊ की मात्रा लग जाएगी। तो उपदेश शब्द क्या बन जाएगा, भातृपदेश हो जाएगा। आगे शब्द दिया गया है पितृ प्लस अनुमति, है ना, पितृ प्लस अनुमति। तो कैसे लिखेंगे, ये लिखेंगे, आधा ता लिखे, है ना। अब इसको आधा आप समझिए, हलंत नहीं लगा रहे हैं, आप समझिए री को, क्योंकि निकाल कर जब रा बनाएंगे और रा जब आगे आ से मिलेगा, है ना, तो रा हमारा कैसे हो जाएगा, ये इस प्रकार। अब इसमें आधा ता है, पदेन रा है, और रा पदेन रा स्वर सहित होता है। और उसके आगे अब भाई आगे आ स्वर मिल गया है ना, तो ये हो जाएगा पितृ, फिर आगे क्या करेंगे, नुमति। तो शब्द क्या बनेगा, पितृनुमति बन जाएगा, है ना। और उसके बाद यहाँ देखिए शब्द दिया गया है री प्लस आकृति। तो यण में आप क्या पढ़ रहे थे, ई आ रहा था, ऊ आ रहा था, री आ रहा था और री आ रहा था। तो री के बाद जब कोई आसमान स्वर आएगा तो री के स्थान पर क्या हो जाएगा, ला हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पर ला लिख दे ऐसे। और आगे जो स्वर है जब इसमें मिल जाएगा तो ये कैसे हो जाएगा, ला हो जाएगा। और आगे जब कृत लिख देंगे तो शब्द क्या बनेगा, लाकृति बनेगा। तो हम लोग देख रहे थे यण संधि के, अभी कुछ और उदाहरण पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में।